देखिए, मसला ये ठीक है, हमें नज़र आ रहा है कि पिछले 1 महीने से जो शिद्दत आई थी, वो एक लिहाज़ से एक इश्यू मिल गया था, जिसमें जो जो एक पेंट अप एक एंगर था हुकूमत के खिलाफ, वो उभर के आया। वो तो जिसको कहते हैं ना कि जिसको एक हद तक आग लगाने के लिए एक देशलाई की ज़रूरत थी, हम्म, वो जो है उस कोटा सिस्टम की वजह से हुआ था। लेकिन असल मसला जो बांग्लादेश में जो वाक़यात हुए हैं, देखिए पिछले तकरीबन इनकी हुकूमत हसीना वाजिद की तकरीबन 16 साल से लगातार हुकूमत रही है। हम्म, और पिछले 2 इलेक्शन जिनके बारे में खुद इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ममालिक हैं, वो इस बात को कहते थे कि ये दोनों इलेक्शन जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा मुतनाज़ थे, क्योंकि उसमें जो है अपोज़िशन को बिल्कुल हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी और या तो बायकॉट किया था। और हम्म, इसी तरह से जो पिछले अभी इलेक्शन हुए थे जो हालिया, जिसमें उन्होंने चौथी दफ़ा जो इक़्तिदार सँभाला था, हम्म, तो एक लिहाज से एक जो गुस्सा था, गम गुस्सा था लोगों का, वो बढ़ता जा रहा था। हम्म, उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल जो बांग्लादेश में बढ़ के आए थे। देखिए ठीक है, बांग्लादेश में एक लिहाज से कहा जा सकता है कि माशी तौर पे काफ़ी तरक्की की है, बहुत सारी चीज़ें भी। लेकिन पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मसला ये आया था कि एक बहुत बड़ी नौजवानों की एक तादाद है बांग्लादेश में, हम्म, और वो उनमें अनरेस्ट बढ़ती जा रही थी, और उसमें ख़ास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत था। और एक हद तक जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक बढ़ गया था, 10% तक पहुँच चुका था। तो ये तमाम अवामिल थे जिसमें एक अवाम में गम गुस्सा था, और इसके बाद आपको याद होगा कि एक अथॉरिटेरियन रिजीम पूरी बनी हुई थी इसकी हसीना वाजिद की। बहुत से लोगों को फांसियाँ दी गई थी, वहाँ पे प्रेस की आज़ादी ख़त्म कर दी गई थी, और जो देखा जाए तो ऐसा मालूम होता था कि वन पार्टी सिस्टम है। और ये फिर जो इस कोटे का जो मामला था, उसकी भी एक थोड़ी तारीख थी। एक इससे पहले भी कोशिश की गई थी कि जी, नाफ़िज़ करे पिछले हम्म, चंद साल पहले, लेकिन वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको हंगामों के बाद जो है उसको वापस ले लिया था हुकूमत ने। फिर इस दफ़ा हाई कोर्ट ने उस चीज़ को बहाल कर दिया था, और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर बिल्कुल आखिर में जब वहाँ पे राइट्स बढ़े, वहाँ पे वायलेंस हुआ, तो उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन असल मसला जो था उसके पीछे जो था, वो यही था कि वन पार्टी रूल के तहत तमाम उन जॉब्स जो थी या तमाम जो एम्प्लॉयमेंट थी गवर्नमेंट की, वो एक ख़ास पार्टी के यानी अवामी लीग के जो है उनको दी जाए। हम्म, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है, वो एक लिहाज से देखा जाए तो एक लॉजिकल रिज़ल्ट बन के आती है, क्योंकि जो हालात काबू से बाहर हो चुके थे, और मेरे ख़्याल मिलिट्री के इंटरवेंशन से एक हद तक जो है कुछ मैं नहीं कहता हूँ कि नॉर्मैलिटी आएगी, बल्कि एक हद तक जो है उसको शायद जो गम गुस्सा था लोगों का थोड़ी देर के लिए कम से कम ठंडा होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, क्या फिर कोई मैं जाहिद साहब इसी पे ज़रा सा आपसे एक और सवाल करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताएं कि अब जो फ़ौज ने वहाँ इंटरवीन किया है, आपके ख़्याल में एक तो वहाँ पर फ़ौज की पोजीशन क्या थी? यकीनन उस कॉन्टेक्स्ट को भी मैं चाहूँगी आप वजाहत करें कि कितनी पावरफुल थी, आया हुकूमत के आगे सेकंड चॉइस थी या फिर हुकूमत से सुपरसीड करती थी फैसलों में, कितनी इंटरफेरेंस थी उनकी सियासत में? दूसरा ये कि जो इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रही है फ़ौज, आपके ख्याल में बज़ाहिर क्या इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है वो मुल्क, या आपको लगता है कि ये भी एक तरीके से धोखा देने की कोशिश है और उसको एक मार्शल लॉ के या एक दूसरी किस्म की गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने के बाद ऐसी हुकूमत बना दी जाएगी जो बज़ाहिर तो सियासी लोगों की होगी लेकिन पीछे बैक एंड से फ़ौज ही चला रही होगी? देखिए, बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो 50 साल जब से आज़ादी हासिल की है, उस वक़्त से कई जो है फ़ौजी हुकूमतें रही हैं, हम्म, और आप देखें एक के बाद दिगरे वहाँ मिलिट्री कू भी हुए हैं, और लंबे अरसे के लिए भी हुकूमतें रही थी। और आखिरी जो है एक हद तक जो मदाखलत हुई थी उनको 2007 में हुई थी, जो एक बांग्लादेश मॉडल बनाया था उन्होंने, हम्म, और उसके बाद जो इलेक्शन हुए। लेकिन अभी जो फ़ौज का किरदार था, 2 चीज़ थी। फ़ौज का एक लिहाज से सियासी किरदार तो रहा है, लेकिन इस वक़्त पिछले 12 साल से अगर हम देखें तो फ़ौज की उस लिहाज से कोई मदाखलत नहीं नज़र आती थी हमें वहाँ पे। और एक हद तक ये भी कहा जा रहा था कि जो है अवामी लीग की जो हसीना वाजिद की हुकूमत थी, फ़ौज की एक हद तक बैक उसको रही थी, हम्म, और इसी वजह से जो है इतने दिन तक बरकरार रही थी। लेकिन मसला ये आता है कि जब आप पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए,
तो फिर वही आर्मी जो है इंटरवीन करती है। लेकिन देखिए आर्मी के पास अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लगा सकते ये, उसकी और भी वजूहत हैं। इसलिए कि पहले कहा जाता था कि अगर कई दफ़ा ऐसे हालात पैदा हुए थे जिसमें फ़ौज इंटरवीन कर सकती थी, पहले जिस हालत में करती थी, लेकिन एक वजह और थी जिसकी वजह से फ़ौज ने डायरेक्ट मुदाखलत नहीं की थी, और अभी भी जो है मेरे ख्याल इंटरिम हुकूमत ही या कोई बैकग्राउंड में रहेगी, डायरेक्ट इक़्तिदार नहीं लेगी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि बांग्लादेश जो है उन चंद ममालिक, सबसे बड़ा मुल्क बल्कि कहा जा सके नंबर 2 या नंबर 3 होगा, जो कि यूनाइटेड नेशन की जो पीस फोर्स होती है, उसमें बांग्लादेश की आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और वो एक लिहाज से एक बड़ी लुक्रेटिव चीज़ है उन सब के लिए जो जाते हैं, सर्व करते हैं। और एक खतरा हमेशा से उनके सर पे मंडराता था आर्मी के लिए कि अगर फर्ज कीजिए कोई मिलिट्री मुदाखलत होती है या मार्शल लॉ लगाते हैं, तो वो जो है फिर जो बांग्लादेश की कंट्रीब्यूशन होती है पीस फोर्स में, वो शायद ख़त्म हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा हथियार था। और अब मसला देखने का है ये कि मुझे नहीं लगता है कि अभी भी कोई डायरेक्ट आप जो है वो मिलिट्री की हुकूमत आने जा रही है, मेरे ख्याल नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा एक अवेकनिंग मौजूद है। जी। तो जो लोग इस वक्त बाहर निकले थे इतनी बड़ी तादाद में, और 300 लोग जो है पूरे अरसे में हलाक हुए थे, और जो एक फिजा बन के आई है, वहाँ पे शायद मुमकिन नहीं होगा कि मिलिट्री ग्रुप बने। मुझे लगता है कि इंटरिम गवर्नमेंट शायद कोई लंबे अरसे के लिए हो, उसकी यकीनी तौर पे मिलिट्री की बैकिंग हासिल होगी, लेकिन अल्टीमेटली शायद इनको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक।